Let's rock the show. फिर सो बात हो रही थी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही थी लास्ट वाली पर्टिकुलर क्लास में. लेट अस टेक अ क्विक ओवरव्यू कि अभी तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है. सो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लास. थैंक्स लॉट फॉर बीइंग हियर एंड वी आर मीटिंग अवर टारगेट्स. हम अपने वीकली टारगेट्स मीट कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. और मैं ज़्यादा हैप्पी इस चीज़ से हूँ कि अभी बच्चों से बात कर रहा हूँ तो कम से कम वो कुछ कुछ कीवर्ड्स स्ट्रैटेजी की यूज़ करने लगे. सो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी. दिस वाज द क्लास नंबर 1 वेर इन हमने भारती का केस पढ़ा था, भारती एयरटेल का. एंड देन अलग अलग 3 पर्सपेक्टिव स्कूल, डिस्क्रिप्टिव स्कूल, इंटीग्रेटिव स्कूल देखा था. एनसॉफ्ट टॉफलर का व्यू देखा था हमने. और फंडामेंटल क्वेश्चंस देखे थे जो पूछे गए हैं. अल्टीमेट फोकस इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे होता है. देन क्लास 2 में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स वे में क्या होता है स्ट्रेटजी, सिंप्लीफाइड वे में क्या होता है. देन ब्लाइंडली किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे. SBU SBA क्या होता है, सोसाइटल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल. रिवीजन इसलिए कर रहा हूं मैं हर एक क्लास में क्योंकि आपको चैप्टर के एंड तक भी पता होना चाहिए कि शुरू से क्या पढ़ा था. फिर देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी थी हमने. डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मेजर डायमेंशंस, कंट्रोल और परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग के. और इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे एक 4 फील्ड की ग्रिड बनी थी जिसमें कंट्रोल हाई या लो और परफॉर्मेंस रिलेटिव या एब्सोल्यूट, वो वाले परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक 4 कॉलम की ग्रिड बनी थी. फिर डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और इफेक्टिव वेज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. क्लास 4 में हमने डेफिनेशन फिर से देखी थी. फिर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 फेजेस देखे थे अलग अलग, और उनके एग्जांपल्स, की एलिमेंट्स और लेवल्स देखे थे. इसके बाद एक क्लास जिसका अभी वीडियो बाद में अपलोड होगा उसमें हमने स्ट्रेटेजिक प्लान के एलिमेंट्स देखे थे कि स्ट्रेटेजिक प्लान में होता क्या है. देन देयर वाज फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास उसी में एक्चुअली कवर हो गए थे, उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा. अभी ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा था 7th क्लास में हमने. सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, उसमें डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में. फिर सस्टेनेबिलिटी का और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या कनेक्शन है. हमने ट्रिपल बॉटम लाइन प्रिंसिपल देखा था जो कि 1998 में आया था. पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट और इक्विटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स. सो आइदर 3P और 3E ऐसा देखा था. और हमने 3 टाइप्स के कैपिटल देखे थे, सोशल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं. टेंजिबल जिसमें मशीन्स वगैरह, और इनटेंजिबल जिसमें कि रेपुटेशन, कंपनी का नाम, ब्रांड वगैरह, ये सब. तो हमने ये देखा था. तो यहाँ तक अभी हमने कवर किया है. क्लियर है? यस, नो, आगे बढ़े. यस सर. ओके, थैंक यू बेटा. वो मैं पीपीटी पे हूं ना तो मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है. ओके. सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट. ओके, कि what are the stakeholders. Okay, so can anybody, before I go to the class, can anybody tell me what do you mean by stakeholder before I move to the next slide. क्या कोई बता सकता है कि स्टेक होल्डर कौन होता है, क्या होता है स्टेक होल्डर? माइक ऑन करके बताना पड़ेगा. Stakeholder is one who. Anyone who is? Yes, sir. Hello, sir. हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही है. हेलो. स्टेक होल्डर क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी नहीं बता रहा है. Shareholder. Employees. Shareholder. फिर Employee, clients. क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज. मतलब बेसिकली यदि मैं स्टेक होल्डर को ब्रेक करूं Customer. तो जिसका स्टेक होता है. ओके. और एक चीज और बता दूं कि शेयर होल्डर भी एक टर्म होती है.
तो अब मुझे आप ये बताओ कि शेयर होल्डर बड़ी टर्म है या स्टेक होल्डर बड़ी टर्म है? मतलब शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में आता है या स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में आता है, या दोनों सेम ही है? कुछ भी लगता स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में आता है। है। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में आता है। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में आता है। स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर आता है, ठीक है। शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर में आता है। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टेक होल्डर, ये वो लोग, वो पर्सन, वो ग्रुप जिसका कि एंटरप्राइज में कुछ इंटरेस्ट, स्टेक हो। स्टेक मतलब सिंपल सी बात है स्टेक का। अब इसको आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। आपकी लाइफ में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? यदि आप बताना चाहो या लिखना चाहो तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में कौन कौन स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर मतलब वो इंसान जिसको आपकी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा होता है उससे फर्क पड़ता है। अ पार्टी दैट हैज एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड आइदर अफेक्ट और गेट अफेक्टेड बाय द बिजनेस। आपकी लाइफ लाइफ का स्टेक होल्डर कौन है? पेरेंट्स। वेरी ट्रू। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स हैं। और टीचर्स। टीचर्स, बिल्कुल उनकी भी लाइफ पे असर पड़ता है यदि आप कुछ अच्छा करते हो बुरा करते हो तो। फिर रिलेटिव्स। हाँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और ठीक है, वो अब अपनी टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे वगैरह, दादा दादी, नाना नानी। मतलब अल्टीमेटली वो लोग जिनको आपके होने नहीं होने से फर्क पड़ता है। अब ये जो फैमिली वाला एग्जांपल मैंने लिया था ना, इसको जरा याद रखना, आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो स्टेक होल्डर मतलब समझ गए। तो कंपनी के टर्म्स में स्टेक होल्डर वो जिसको आपकी कंपनी में कुछ भी होने या नहीं होने से फर्क पड़ता है। यदि आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो क्या सप्लायर को फर्क पड़ेगा? यस, नो, मे बी? यस। ओके। यदि आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो भी सप्लायर को फर्क पड़ेगा। यदि आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो भी सप्लायर को फर्क पड़ेगा। सप्लायर को हर हालत में फर्क पड़ेगा, तो ही इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। कस्टमर को फर्क पड़ेगा? नो। अच्छा, आपकी कंपनी अच्छा करे या बुरा करे, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना। आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो, यदि वो कंपनी अच्छा कर रही है तो अल्टीमेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा। सुधार होंगे, पैकेजिंग सुधरेगा, क्वालिटी बदलेगी। मिलेगा। यस सर, मिलेगा। देखो, मिलेगा। इम्पैक्ट होना है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि यार कस्टमर को क्या फायदा होगा मेरी कंपनी अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन यदि आपकी कंपनी अच्छा करेगी तो आप बेटर फैसिलिटी दोगे ना कस्टमर को, तो कस्टमर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। एम्प्लॉयज पे तो पड़ेगा ही, ये तो हमको पता ही है। और इन्वेस्टर ने तो पैसा ही लगाया हुआ है, तो हमको ये भी पता है। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर तो ये चार है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सटेंडेड स्टेक होल्डर है, जैसे कम्युनिटी। कंपनी अच्छा कर रही है तो फिर वो इको फ्रेंडली काम करेगी। इको फ्रेंडली काम करेगी तो कम्युनिटी का फायदा होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। देन गवर्नमेंट को फायदा होगा, टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। देन ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, उनके ग्रुप्स को फायदा होगा। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपकी लाइफ में होते हैं। यदि आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा स्टेक होल्डर, तो क्या आप समझा पाओगे क्या स्टेक होल्डर क्या होता है? यस सर। इतनी डिटेल में थोड़ा सा इनके बारे में बता देना। अब देखो, थोड़ा आगे चलते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं whose interest in a company comes through a direct relationship, एम्प्लॉयमेंट। कंपनी ने खराब किया, तुरंत नौकरी चली जाएगी या सैलरी कम हो जाएगी या बोनस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट। ओनर्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लोग जिनकी वजह से अपनी कंपनी को, मैंने कहा था फैमिली का एग्जांपल याद रखना। तो कोई बंदा जिसके साथ कुछ गलत हो गया, बुरा तो काफी लोगों को लगेगा, स्टेक होल्डर्स तो काफी हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट। इसीलिए सबसे पहला नाम शायद पेरेंट्स का आता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहला असर तो पेरेंट पे पड़ेगा, जो घर में है आपके डायरेक्टली। भाई बहन, आपका सगा भाई सगी बहन, कजिन्स पे भी शायद ना उतना पड़े,
लेकिन जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं अल्टीमेटली उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. यस नो मे बी. Yes. Okay. Then there are external stakeholders. Yes. External stakeholders who do not directly work with the company but are affected somehow by the actions. जैसे suppliers, creditors. अब creditor पैसा लगा रखा है उसने कंपनी में, उधार दे रखा है, उसको तो उसका ब्याज मिलना ही है. ठीक है. यदि उसके शेयर्स है तो हो सकता है कि वो बेच दे शेयर कंपनी के, चला जाए. मतलब ठीक है यार मेरे को नहीं रहना इस कंपनी के साथ. पब्लिक ग्रुप्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जिन पे एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर हाँ इम्पैक्ट होगा तो सही कुछ ना कुछ. इसीलिए हम उनको स्टेक होल्डर तो बोल रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. एक बात थी कि यदि किसी का बर्थडे है तो असली दोस्त कौन होता है. बर्थडे पार्टी है, काफी बड़ी बर्थडे पार्टी है, घर में बर्थडे पार्टी दी है, तो असली दोस्त कौन है, सबसे असली दोस्त कौन है. अरे बर्थडे पार्टीचा विषय सुरू आहे, आता बोलू शकतात. बर्थडे पार्टी की बात चल रही है, किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है, तो सबसे अच्छा दोस्त क्या करेगा. आखिरी तक रुकेगा या नहीं रुकेगा. रुकिएगा. सबके जाने के बाद साफ सफाई में मदद करेगा या नहीं करेगा. करेगा. बर्तन धोना हो, घर वापस से व्यवस्थित करना हो, अल्टीमेटली इतना सब कुछ करेगा. करने तक जो रुकेगा, इतना सब कुछ आपके साथ जो करेगा, वो आपका सच में सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे गहरा दोस्त है. क्योंकि वो उसको आपके घर में किसी की शादी है तो उस दोस्त को आपको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है. मतलब वो आपके घर की शादी मतलब उसी के घर की शादी है, तो इट्स ओके. तो कहने का मतलब वो जो डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व होगा आजकल के कामों में और परेशान होगा, वो तो इंटरनल है आपको. और जो एक्सटर्नल है फिर वो बाहर वाला होंगे, तो उनको लेना देना तो है बट इतना भी कोई नहीं है. ठीक है यार, हाँ दुख हुआ बस, ठीक है, ओके. तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. ओके. नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और एज ए एमबीए स्टूडेंट ये जिंदगी भर याद रखना कि स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है. शेयर होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, लेकिन वो कंपनी में अपना शेयर बेच के जा भी सकता है. और जो स्टेक होल्डर होता है, जरूरी नहीं है कि स्टेक होल्डर का हमेशा फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही हो. स्टेक होल्डर का दूसरा भी इंटरेस्ट हो सकता है, जो कि जैसे कस्टमर है. अब कस्टमर का इंटरेस्ट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसका आपके फाइनेंशियल बेनिफिट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है. उसका मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से, पैसे से मतलब नहीं है. आप कम प्रॉफिट कमाओ, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, उससे आपके कस्टमर को फायदा नहीं हो रहा. हो सकता है कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं देती. कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो कम पैसा कमाती है लेकिन क्वालिटी ज्यादा देती है. तो ऐसे भी स्टेक होल्डर होते हैं. शेयर होल्डर मतलब वो होता है जिसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपकी कंपनी से जुड़ा है. कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. एम्प्लॉय है, कंपनी अच्छा नहीं कर रही, कंपनी छोड़ के जा सकती है, वो स्टेक होल्डर है आपकी कंपनी की. उसको हो सकता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट ना कमा रही हो लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी तो मिल जाएगी टाइम पे, तो दैट मीन्स कि ही इज अ स्टेक होल्डर बट ही इज नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ओके. यस नो मे बी क्लियर है ये. शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर अलग होता है. शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर एक नहीं होता. स्टेक होल्डर बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें एक टाइप शेयर होल्डर भी. तो स्टेक होल्डर ये बड़ा शब्द है और शेयर होल्डर ये छोटा शब्द. ठीक है क्या. यस सर. यस सर. ये देखो ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ये कर देता हूं ताकि आपको याद ही रहे कि मैंने क्या किया. अब याद रहेगा. स्टेक होल्डर्स कैपिटल में है, बोल्ड. स्टेक होल्डर बड़ा है. शेयर होल्डर एक पार्ट है स्टेक होल्डर का. तो ये हमेशा याद रखना है. यहाँ पे इंटरव्यू में कई बार कंफ्यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज होना मत. शेयर होल्डर मतलब उसका पैसे का लेना देना है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. स्टेक होल्डर का तो दूसरा इंटरेस्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट फाइनेंशियली इंटरेस्ट हो, दूसरा भी इंटरेस्ट हो सकता है. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड. इज द इमेज क्लियर टू एवरीवन. यस सर.
यहाँ पे इंटरनल शेयर होल्डर्स दिए हैं आपको और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स दिए। एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स में कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, बैंक्स, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, उसकी दूसरी कंपनियां, वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। मास मीडिया, एनजीओ, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, ये आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपके मैनेजर्स हैं और वो आपके डायरेक्टर्स हैं। वो आपकी कंपनी को कंट्रीब्यूशन सपोर्ट देंगे और बदले में उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हर एक स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन अलग होता है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या बताया मैंने अभी? कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है आपकी कंपनी से? क्या कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाए? नो, कस्टमर प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी। सप्लायर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? आप किसी कंपनी के सप्लायर हो, आप उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते ऑर्डर। हो? ऑर्डर। वेरी गुड बेटा। कौन बोला ये? अभिषेक सर। अभिषेक, बहुत दिल का दर्द निकला बेटा तेरा, बहुत सही बोला बेटा। सप्लायर अल्टीमेटली ऑर्डर एक्सपेक्ट करता है कि यार ये कंपनी मुझे ऑर्डर दे दे, मतलब मेरा बिजनेस थोड़ा चलता रहे। और दूसरा सप्लायर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्जिन उसको मिले, मतलब कम से कम रेट पे उसको सप्लाई मिल जाए, ठीक है, और समय पे मिल जाए ताकि वो अपने ऑर्डर्स पूरे कर सके आगे। तो सप्लायर्स। ओके। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे? Follow the आपसे rules and मतलब, आपसे regulations. मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। Follow the norms. क्या बेटा, क्या क्या? Follow the norms, rules and regulations. फॉलो द रूल्स। कौन बोला ये? Siley. साइली। वेरी गुड बेटा। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो, और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप अपना रेगुलरली, वो भी रूल्स का पार्ट है, लेकिन आप टैक्स भरो। तो टैक्स एक्सपेक्ट करती है, नॉर्म्स एक्सपेक्ट करती है, और कभी कभी गवर्नमेंट कंपनी से ये भी एक्सपेक्ट करती है कि किसी ऐसी जगह पे जाके आप कंपनी लगा दो जहां पे कि कोई और नहीं लगा रहा, तो उस एरिया के लोगों को कुछ फायदा मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा डेवलपमेंट में सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करती है। बैंक्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको पैसा दे रखा है लोन पे, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टाइम टू टाइम उनका लोन पे करें। वेरी गुड बेटा। टाइम टू टाइम लोन को क्या बोलते हैं? टाइम टू टाइम लोन पेमेंट को क्या बोलते हैं? एक वर्ड है जिसका अपने आप में ही मतलब होता है कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे करें। रीपेमेंट ऑफ क्या क्या? अपन मंथली क्या पे करते हैं? EMI. इंटरेस्ट। ईएमआई। 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 ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? Equated monthly installment. मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट इज द वर्ड। तो बैंक या क्रेडिटर एक्सपेक्ट करते हैं भाई तू महीने के मेरे पैसे ला दे, मेरे को आपको बैंक आपका मैंने एजुकेशन लोन लिया था एमबीए के लिए, मेरे को जिंदगी में कभी बैंक का कॉल नहीं आया। इसलिए कॉल नहीं आया क्योंकि उनका जो भी है मंथली चल रहा है, बात ही खत्म हो गई। जब जब पैसा दे ही रहा हूं मैं, तो वो क्यों कॉल करेगा मुझे अननेसेसरी? तो वो आपसे सिर्फ महीने की इंटरेस्ट, आपका जो भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आपका दे दो। ट्रेड यूनियन क्या एक्सपेक्ट करती है? ट्रेड यूनियन एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग क्या, चलो आप ही बताओ क्या एक्सपेक्ट करती है ट्रेड यूनियन? आप उनको बेटर ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करो, आप उनको बेटर नेगोशिएटेड रेट्स प्रोवाइड करो, छुट्टियां दो, ये सब करो, आपको एक्सपेक्ट करती है। एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन शायद आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता जाए ताकि उसका फायदा उनको भी हो, कि भाई इसकी कंपनी है, एचयूएल का ये प्रोडक्ट है, वो अच्छा कर रहा है, तो एचयूएल के दूसरे को भी फायदा मिल रहा है। मास मीडिया। मास मीडिया जो न्यूज़पेपर वगैरह, टीवी होते हैं, ये लोग कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सोचो, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। कि आपका मीडिया एजेंसी है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे किसी कंपनी से? टाइम टू टाइम न्यूज देते रहे,
वो समय पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे फॉरवर्ड करे, जब भी वो इंटरव्यू लेना चाहे आपके मैनेजर का तो इंटरव्यू दे दे, यही एक्सपेक्ट करेंगे मीडिया वाले। Yes, sir. उनको क्या फर्क पड़ता है आप बैंक के इंस्टॉलमेंट दो या मत दो, उनको क्या फर्क पड़ता है आप टैक्स भरते नहीं हो, आपने उनको न्यूज दे दी, बात खत्म हो गई। यस नो मे बी सही बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, मतलब है ना sir. उसका आपसे। एनजीओ एक्टिविस्ट ये सोचेंगे कि आप सोशल एक्टिविटीज बराबर करते रहो, लोकल कम्युनिटी सोचेंगी कि आप लोकल लोगों को जॉब दो, एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ, और रात को ज्यादा मशीनें चला के खटर पटर मत करो ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो। जनरल पब्लिक चाहेगी कि भाई अब उनकी डे टू डे लाइफ में कोई नुकसान उनको ना पहुंचाओ, और हो सके तो उनको प्रोडक्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराते रहो अलग अलग जगह पे, ताकि उनके पास ऑप्शन रहे। मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में भी अलग अलग इंसान आपसे अलग अलग चाह रहा है कुछ। इंटरनल एम्प्लॉय क्या चाहेगा आपसे, शेयर होल्डर का तो हमको पता ही है, एम्प्लॉय क्या चाहेगा आपसे? Healthy work environment. हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, और टाइम टू टाइम job सॅलरी पे. safety, और माझ्या मनाचं बोल रहा है, मेरे दिल की बात बोला है, बिल्कुल टाइम टू टाइम सैलरी, बिल्कुल सही। एज ए एम्प्लॉय लगता है कि भाई सैलरी समय पे आ जाए यार, बाकी सब तो ठीक है। Succession planning. सक्सेशन प्लानिंग, वेरी गुड। वो बराबर सक्सेशन प्लानिंग, उसका क्या प्रोग्रेस है, आगे उसकी क्या ग्रोथ है, रिटायरमेंट प्लान्स क्या है। मतलब एम्प्लॉय तो इन चीजों के बारे में सोचेगा। मैनेजर सोचेगा कि यार मेरी फॉरेन ट्रिप का क्या हुआ, मेरे इंसेंटिव का क्या हुआ, मेरी मेरे प्रमोशन का क्या हुआ। डायरेक्टर सोचेंगे कि यार मेरे को प्रॉफिट्स मिलने वाले थे एट द एंड, उसका क्या हुआ। तो डायरेक्टर सोचेगा कि मेरा नाम हो जाए। मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर्स अलग अलग चीजें सोचते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें आप किसी को ब्लेम मत करो कि मीडिया वाला न्यूज क्यों मांग रहा है, वो उसका काम है, जो उसका काम है वही तो मांग रहा है, वो कस्टमर क्वालिटी मांग रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब चीजें पूरी किसको करनी है, कौन पूरी करेगा ये सब? इंटरनल शेयर होल्डर्स. कंपनी करेंगी सर। करेक्ट। स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूँ? यस कौन सर. पूरा करेगा ये? ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना है। अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे खुद को रखो कि मैं हूं, अभिषेक है ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे। अभिषेक के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, आज ये एक्टिविटी करना, मैं मंडे को पूछूंगा कि आपकी लाइफ के इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है, आपकी लाइफ के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन है, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल दोस्त क्या एक्सपेक्ट करेगा, यार घूमने के लिए रहे, गप्पे मारे, थोड़ा टाइम पास करा दे, वो ये एक्सपेक्ट करेगा। मम्मी पापा एक्सपेक्ट करेंगे भाई समाज में थोड़ा नाम कर दे, पैसा कमा ले, हमको भी थोड़ा सहूलियत कर दे। मतलब अलग अलग लोग आपसे अलग अलग, बहन होगी आपकी कोई तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि यार ये अच्छा गिफ्ट विफ्ट ला के दे मेरे को, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करेगी। लाइक दैट अलग अलग स्टेक होल्डर्स के। लेकिन ये स्टेक्स पूरे किसको करने हैं, ये एक्सपेक्टेशंस पूरे कौन करेगा, आप करोगे। अब मुझे बताओ, क्या आप सबके एक्सपेक्टेशन पूरे कर सकते हो? No, sir. यदि मैं यस आपको सर। कहूं कि मेरे पास एक जादू का जिन है, आप उससे यदि कहोगे कि मैं सबके एक्सपेक्टेशन पूरे कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो, तो आपको दे देगा आशीर्वाद। तो मेरे ख्याल से हम सभी मांगना चाहेंगे कि हाँ ठीक है यार, कोशिश कर तो सबके पूरे कर दो। लेकिन रियलिटी में सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे करना पॉसिबल नहीं है, ये फैक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन सब चीजों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकती, इसीलिए वो अलग अलग फील्ड के लोगों को मैनेजर्स के लेवल पे रखती है, ताकि वो हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत कुछ आगे बढ़ सके। अब आप मुझे बताओ, अब अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आ गए, और यदि आपको सब कुछ समझ आ गया तो अगले 10 मिनट में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। कि आपको अब ये आंसर देना है जो मेरी अगली स्लाइड में है ऑलरेडी। बस आपको मुझे ये बताना है कि यदि मैं सबके एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए। इसका आंसर आप दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मुझे ये तो पता चल गया कि मैं सबके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता तो फिर क्या करूंगा। आप आंसर देते रहो, जब मुझे सही आंसर मिल जाएगा तो मैं अपने आप बोल दूंगा।
कंट्रोल सर 50% कर दो। क्या बेटा, दूसरा वाला आंसर क्या था? पहला कंट्रोल था, दूसरा क्या था? सर थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन पूरे करने पड़ेंगे ना। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि काफी सारे लोगों के, काफी सारे स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होंगे, तो फिर ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? आंसर नहीं लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू। सर जिससे आपको फायदा होगा वो एक्सेप्टेशन आप पहले पूरे करेंगे। नाना साहब, यस सर। बहुत बढ़िया बोला। बस मैं चाहता हूँ जो इसने बोला ना, उसको कोई इलेबोरेट थोड़ा सा कर दे, एक बार ब्रीफ में बता दे, थोड़ा एक आध वर्ड वो सही वाला यूज कर ले। करोगे क्या आप ऐसे? बहुत सही बोला ये एक्चुअली इसने आंसर ही दे दिया। आपको पता है आप सबके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे फिर? तो इसने क्या कहा, नाना साहब ने कहा कि आप सबके एक्सपेक्टेशन, जिससे ज्यादा फायदा होगा फिर उसके एक्सपेक्टेशन पूरे कर देते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है? The stakeholders who is giving more profit other than the list. There are हाँ, so अरे many stakeholders ट्रांसलेशन there. नहीं मांग रहा हूँ इंग्लिश में मैं, Yes वो sir, तो पता समझ है गया मैं। मुझे. ठीक है, हाँ सही है, ये भी सही है। मतलब सर हम हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है पूरे करने की, हम वही पूरे कर सकते हैं। हाँ, तो कैपेसिटी आपके अंदर है, तो उस कैपेसिटी में आप किसका एक्सपेक्टेशन पूरा करोगे जो आपको ज्यादा फायदा देगा। पर आपको ये पता कैसे चलेगा जो ज्यादा फायदा कौन दे रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि ज्यादा फायदा किससे हो रहा है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बस वही आंसर है, वो अगली इक्विलिटी स्लाइड में ही है। कस्टमर। नहीं, मतलब कैसे पता चला आपको कि कस्टमर आपको ज्यादा फायदा देगा? मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो क्या चीज है जिससे आपको ये पता चले कि इन सारे स्टेक होल्डर्स में से अल्टीमेटली मेरे को ज्यादा फायदा कौन दे रहा है। ये तो सारे हैं स्टेक होल्डर्स, पर इनमें से मेरे को सबसे ज्यादा फायदा कौन दे रहा है, ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, सोचो सोचो भाई, मैनेजर्स हैं, कंपनी चलानी है, देश चलाना है, बताओ। आपके सामने कंपनी ने लाके रख दिया, भाई ये मेरे सारे स्टेक होल्डर है, अब तू पता कर तेरे को किसको पहले मीट करना है। तू कैसे पता करेगा, क्या करेगा? बहुत प्यारी चीज है स्ट्रेटेजी में, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी करते थे, बहुत जरूरी काम था, करते ही थे, सभी करते हैं, करना ही पड़ता है। चलो अगली स्लाइड पे मैं बता दूं। उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे सर. हिस्ट्री चेक करेंगे, ठीक है। ये जो हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं? परफॉर्मेंस। क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस, Audit. ऑडिट कर रहे हैं। ओके, ऑडिट इज ऑल्सो गुड वर्ड। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिख रहा है क्या स्लाइड पे कोई एक वर्ड जिसको आप बोल सको कि हाँ ये वो शब्द है? Analysis. करेक्ट। एनालिसिस। हम स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस, जो ऑडिट इसने बोला, ठीक है, हम स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करेंगे। अलग अलग स्टेक होल्डर का एनालिसिस करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर की स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में पावर कितनी है, अननोन पावर है या बहुत जबरदस्त पावर है, वो डिसीजन में बहुत बड़े चेंजेस कर सकता है, उसका स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट क्या होगा, उस वाले स्टेक होल्डर का स्ट्रेटेजी पे इफेक्ट क्या होगा। यदि मान लो वो स्टेक होल्डर गुस्सा हो गया, यदि वो स्टेक होल्डर नाराज हो गया, तो उसका आपकी स्ट्रेटेजी पे क्या इफेक्ट, मतलब उसका आपकी कंपनी पे क्या असर पड़ेगा। मान लो एक कंपनी है, अब मैं आपको एक छोटा सा केसलेट, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, जो कंपनी बॉटल्स मंगाती है और वो बॉटल्स में अपनी कंपनी का दूध फिल करके वो मार्केट में सप्लाई करती है। अब ये जो बॉटल प्रोवाइड करने वाला है ये सप्लायर है, और ये सप्लायर पूरे राज्य में सिर्फ एक ही सप्लायर, ठीक है। तो इस वाले सप्लायर का, आपकी स्ट्रेटेजीज का इस वाले सप्लायर पे इफेक्ट क्या ज्यादा होगा या कम होगा?
पूरे राज्य में अकेला सप्लायर है बॉटल, उसकी सुनना पड़ेगी या नहीं सुनना पड़ेगी? सुननी पड़ेगी। क्यों? अगर दूसरा कोई सप्लायर नहीं है तो हम हमारा कंपनी कैसे चलाएंगे? करेक्ट। तो उसकी पावर लिटिल है या पावर सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट पावर है। यदि मान लो आपके गांव में ही 5 बॉटलिंग वाले सप्लायर और एक आदमी आपको तकलीफ दे रहा है, आप क्या करोगे? एक सप्लायर तकलीफ दे रहा है तो आप दूसरे पे स्विच कर लोगे तुरंत। यस। यस। ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो उसको सीधा धमकी दोगे, ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। तो उसकी कोई पावर है क्या? नहीं है। नहीं है। तो यदि ऐसे वाले सप्लायर का आप ज्यादा ध्यान ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी लिटिल पावर है। अभी समझ आया कि आपने एनालाइज करके पता कर लिया कि इस वाली इंडस्ट्री में मुझे सप्लायर का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सप्लायर है। आया क्या? क्लियर हुआ? यस सर। ये जो बेटा Yes, sir. सामने जो टेबल बना हुआ है ना, इसी Yes, sir. टेबल को एक्चुअली में कंपनीज में बनाया जाता है बार बार आपकी स्ट्रेटेजी के टाइम पे। यदि आप अपने प्रेजेंटेशन में इस तरीके से बना के दोगे प्रेजेंटेशन, तो आपका सीनियर भी खुश होगा और कंपनी को लगेगा पढ़ा लिखा आदमी है। आपको इसी तरीके से उनको बना के देना होता है कि क्यों आप कह रहे हो कि सप्लायर पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्यों आप कह रहे हो कि यार आप तो ना बैंक के क्रेडिटर्स पे ज्यादा ध्यान दो, ट्रेड यूनियन का टेंशन मत लो। ट्रेड यूनियन का टेंशन मत लो, ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कर दी तो हम अपना आउटसोर्स कर देंगे, दूसरे को बुला लेंगे काम करने, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एनजीओ को थोड़ा पैसा दे देंगे, उनको सेट कर लेंगे, मीडिया वालों को बता देंगे कि ये ज्यादा हमारे पे तीन पाँच कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर उसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी चीज का वायरल हो गया, कोई चीज बहुत ही फेमस हो गई, तो बहुत सारे कस्टमर है, मत आ भाई तू, तेरे लिए मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करना है। फिर एनालिसिस जब आप करोगे तो अपने आप आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि कौन से स्टेक होल्डर पे ध्यान देना है, कौन से स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देना। क्लियर हुआ? Yes, sir. आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में यही करना, अपने स्टेक होल्डर्स लिखना और देखना कि किस पे ध्यान रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज टाइम में बच्चे मेरा बहुत अच्छा फोन उठा लेते हैं, फिर बाद में कई बार फोन नहीं उठाते, क्योंकि अभी उसको पता है कि यार हो सकता है यार अरे टीचर है मेरा नंबर काट लेगा, कुछ भी, जो भी कुछ डर हो सकता है उसके दिमाग में, या कुछ और चीज हो सकती है दिमाग में, रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो फोन उठा लेता है तुरंत। ठीक है, और वो बच्चा फिर बाहर जाके बाद में उसको बताया यार छोड़ दो यार इनका फोन मत उठाओ, ये बोर करेंगे, और अब ये मेरे क्या नंबर काटेंगे। मतलब उसने अपने आप दिमाग में एनालाइज कर लिया कि यार अभी इसकी रिक्वायरमेंट मुझे उतनी नहीं है, तो मैं उसको प्रायोरिटी में पीछे डाल देता हूँ। स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना, देन अब उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस का रिजल्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे आप उनको एंगेज करोगे। एंगेज करने के लिए आपको चैनल यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उनको कॉल, वन ऑन वन कॉल करो, हो सकता है आप उनको मीडिया, अलग तरीके का मीडिया यूज करो। ठीक है, फिर मेथड ये हो गई कि आपने एसएमएस करके उनको एंगेज किया, आपने कोई गेम खिला लिया, आपने कोई वीडियो उनके साथ शेयर कर लिया। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि आप स्टेक होल्डर्स को कितना फ्रीक्वेंटली एंगेज करते हो, महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 4 महीने में 4 बार, 4 महीने में 12 बार, लाइक दैट। आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्या है, मतलब आप सिर्फ मैसेज डाल के छोड़ देते हो या उसके बदले में उससे कुछ एक्शन भी चाहते हो, ज्यादा डेप्थ में एक्शन चाहते हो। समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, ये बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूं मैं। एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन देखें तो हमने सबसे पहले देखा कि स्टेक होल्डर होता क्या है, फिर हमने देखा इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, फिर हमने देखा कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं, तो शेयर होल्डर भी एक टाइप का स्टेक होल्डर है। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप हमने देखा कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन रहते हैं। अब हमने देखा कि अरे बहुत सारे स्टेक होल्डर है, सबका तो पेट नहीं भर सकते हम, सबका तो फायदा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? चलो एनालाइज कर लेते कि कौन सा वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एंगेजमेंट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा? आपके लिए फायदेमंद है स्टेक होल्डर, उसके साथ एंगेजमेंट ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा। ज्यादा।
मतलब आपको जिससे कभी भी आपको कोई बार बार फोन करे ना तो समझ लेना कि उसका कुछ काम है। कोई आपके साथ ज्यादा ही अच्छा मीठा बोलने लगे, ज्यादा ही प्यार से बात करने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो वो अलग अलग चैनल के थ्रू फ्रीक्वेंसी उसने बढ़ा दिया आपको कॉल करने की। फिर लेवल ऑफ एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट उनका कितना लेना चाहते हो, तो ये स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट हो गया। और इसकी डेफिनेशन लिखी है सामने, द प्रोसेस ऑफ फॉस्टरिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स को एंगेजमेंट किसको बोलते हैं कि उनके साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास स्टेक होल्डर का मैप रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने एनालाइज किया और उनको कितना फ्रीक्वेंटली हम इन्वॉल्व करने वाले हैं, एंगेज करने वाले हैं, उसका हमने मैप तैयार किया। ये मैप आखिरी हमारा पार्ट है आज की क्लास का, इसके बाद कोई काम नहीं है। इस मैप को जरा एक बार देखो, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखो। एक्स एक्सिस कहाँ है, दिख रही है, रेड कलर की एक्स एक्सिस है। ये ब्लैक कलर का जो एरो मैंने बनाया है पेन से, ये आपकी ब्लैक वाली, ये वो आपकी वाई एक्सिस है। रेड वाली एक्सिस पे क्या लिखा है देखो, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? Level of interest of stakeholders in organizational activities. ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है। और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? Level of power and influence of stakeholders or organizational activities. ठीक है, मतलब वो इंटरेस्ट तो बहुत ले रहा है आप में, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है, वो चाहता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और इंटरेस्ट तो बहुत ले रहा है वो आपके अंदर, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट का पावर नहीं है। मतलब वो आपको बोल देगी चल तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो आप मान नहीं जाओगे कोई उसकी बात। तो इंटरेस्ट बहुत है लेकिन पावर कुछ नहीं है। जिसके पास इंटरेस्ट बहुत है और पावर कुछ नहीं है, उसके साथ आप क्या करोगे, अभी हाईलाइट किया मैंने। उसका इंटरेस्ट बहुत है आपकी एक्टिविटीज में, लेकिन उसका इंपैक्ट का पावर बहुत कम है। तो आप उसको इन्फॉर्म्ड रखोगे चीजें, क्योंकि आपको पता है कि उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसको इंफॉर्मेशन देते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, जिस आदमी का पावर बहुत है और इंटरेस्ट नहीं है आप में, पावर बहुत है पर इंटरेस्ट नहीं है, उस आदमी पे तो वॉच रखना जरूरी है कि भैया इसका इंटरेस्ट लेवल बदलना जरूरी है। जिस इंसान का इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है, उसको तो पार्टनर बना लो आप तुरंत। उसका आप में इंटरेस्ट भी है और उसके पास आपको इन्फ्लुएंस करने की पावर भी है, उसको तुरंत पार्टनर बना लो। जिस आदमी का ना इंटरेस्ट हाई है ना पावर है कुछ, तो फिर उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे दो जनरल कि हाँ हमारी कंपनी ये कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनरल कम्युनिकेशन, कोई पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो उसका इंटरेस्ट है और ना तो उसका कोई आपको इन्फ्लुएंस करने का पावर। मतलब वो जनरल पब्लिक हो गया ना, मुझे आपसे कुछ लेना देना ना आपको मुझसे कुछ लेना देना। क्लियर हुआ? यस नो मे बी? यस सर। जिस आदमी का, अब मुझे आप एक बात बता दो, ऐसा बंदा जिसका इंटरेस्ट मीडियम है, अब मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, जिसका इंटरेस्ट मीडियम है और इन्फ्लुएंस हाई है, उसके साथ क्या करोगे? यदि आपको ये पढ़ना आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्राफ पढ़ना समझ गए। एक आदमी का कीप सेटिस्फाइड कंसल्ट। कीप सेटिस्फाइड एंड कंसल्ट, दिखा क्या सबको? ये कीप सेटिस्फाइड एंड, मतलब मैंने क्या बोला, जिसका इंटरेस्ट मीडियम है और जिसका इन्फ्लुएंस हाई है, यानी कि ये। अब क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस हाई है और इंटरेस्ट मीडियम है, तो यदि आप उसको सेटिस्फाइड रखोगे तो ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट क्या होगा, आप उसको सेटिस्फाइड रख रहे हो उस आदमी को जिसका आपके अंदर एक नॉर्मल इंटरेस्ट है, मीडियम इंटरेस्ट है,
और उसको आप Interest सेटिस्फाइड रख बढ़ेगा। रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा फिर? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जब वो बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिवली एंगेज हो जाएगा। एंगेज पार्टनर। ठीक है, यस सर। पक्का श्योर? श्योर सर। देख लेना, जिनकी जिनकी पावर हाई होती है ना, पावर हाई है या पावर मीडियम है, उनको ना एंगेज रखना बहुत जरूरी होता है। वो आपके साथ इन्वॉल्व रहे। यदि उनकी पावर हाई है और वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फ्यूचर में वो आपका नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए जिनकी आपको इन्फ्लुएंस करने की, जिनका ओवरऑल स्टेक होल्डर्स का जिनकी पावर ज्यादा है, उनको क्लोजली मॉनिटर करो। ठीक है, यस नो मे बी? यस सर। यस सर। सर, बेटा अब ये ग्राफ याद रखना, आपको छोटे छोटे केसलेट आ सकते हैं जिसमें आपको बताया जाए कि आपका ना एक पार्टनर है, उस पार्टनर का ना मीडियम इंटरेस्ट है आप केस में, और उसका ना पावर लेवल ऑफ पावर लो है, तो उसका क्या करोगे आप? कीप इन्फॉर्म। बस, तो आपको ये दिमाग में ये स्टेक होल्डर मैपिंग का पूरा ग्राफ रखना है। और यदि आपको बताया गया कि यार इस तरीके का, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय को कहाँ रखोगे आप? एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी का, उसको कहाँ रखोगे? ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि आपको बोल दिया भाई यू आर दिस कंपनी और आपका एम्प्लॉय है, तो वेयर विल यू कीप दैट इन द मैप ऑफ द स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर मैप में इसको कहाँ रखोगे आप? एम्प्लॉय को कहाँ रखोगे? कहाँ रखना चाहिए? अरे बोलो यार, कंपनी के एम्प्लॉय को कहाँ रखोगे? keep satisfied consult. हम्म? Second one, keep satisfied consult. कीप सेटिस्फाइड कंसल्ट, मेरे ख्याल से एम्प्लॉय को हाँ यहां कहीं रखना चाहिए, इस ट्रायंगल के बीच। जितना इधर हो उतना अच्छा। मतलब एक एम्प्लॉय यदि आपका पार्टनर बन सकता है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो अपने लिए काम करेगा, वो खुद के लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर बन चुका है। तो ये तो सबसे आइडियल है। तो हम थोड़ा थोड़ा इस तरफ मूव करना चाहेंगे कि उसको एंगेज रखें, उससे कंसल्टेशन करते रहें, ताकि वो अल्टीमेटली आपके साथ एक्टिवली एंगेज हो जाए। तो जो भी आपके क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स को आप जितना एक्टिवली एंगेज रख सकते हो उतना फायदा है। और जो आपके एक्सटर्नल जैसे कस्टमर वगैरह, अब गवर्नमेंट है, अब उसको क्यों एक्टिवली एंगेज रखना है अपने साथ? गवर्नमेंट से तो दो हाथ दूर ही भले। आपको कस्टमर को क्यों डेली बेसिस पे कॉल करना है, क्यों वीकली उनको, क्यों मंथली अपडेट लेनी है उनसे? तो हो सकता है ना भी लेनी हो, कुछ कुछ कंपनी में लेना भी पड़ती हो। अब मर्सिडीज वाला कोई अपने कस्टमर से रोज जाके थोड़ी पूछता होगा आपको कैसा लग रहा है मर्सिडीज में। वो तो 5-10 साल में एक आध बार पूछता होगा, वो बार बार थोड़ी पूछेगा, एक्टिवली उनको एंगेज रखेगा। यस नो मे बी? क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अबे हाँ तो बोल दो। ओके, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, जबरदस्ती का बोला पर बोला तो सही। ठीक है, तो ये आपका स्टेक होल्डर्स मैप है, और ये आपका लास्ट स्लाइड था आज का। इसमें मैंने लिंक अपडेट करना मैं भूल गया हूँ, तो मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने वो लिंक जो कि आज की हमारी अल्टीमेट लिंक थी, ये वाली, ठीक है, इन्वेस्टो मीडिया की ये लिंक है। इसमें जनरल बेसिक दिया, हालांकि मेरी स्लाइड में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक बेसिक रीडिंग करने के लिए अच्छा है कि स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने काफी अच्छे से बेसिक डिटेल दी है। तो ये वाली लिंक आपको आज की क्लास के लिए फॉलो करनी है।
कि पीपीटी का पार्ट भी है और हमारे प्री रीडिंग मटेरियल में दी हुई भी है। बाकी अजहर काजमी तो हम पढ़ ही रहे, तो उनके तो हम धन्यवाद हैं। ठीक है, किसी का कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन है? नो सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, फिर दुकान बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।